नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भारत की नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप केवल इस एक वीडियो को देखते हैं तो नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपके जो ज्योग्राफी का हम लोग का पार्ट 4 है, इसका पहले 3 पार्ट आपके अपलोड हो चुका है। जो अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज जो भी पुराना PDF था और आज का PDF सारे को कंपाइल करके टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। भारत में 2 प्रकार की नदियाँ हैं। वैसी नदी जो हिमालय से निकलती है उसे बरसाती नदी बोला जाता है। वैसी नदी जो हिमालय से निकलती है उसे बरसाती नदी बोला जाता है। मतलब कि जो भी नदी हिमालय से निकलती है उस नदी में 12 महीना पानी उपलब्ध होता है, जैसे कि सतलज, सिंधु, यमुना, गंगा, कोसी, इन सभी नदियों में जो है 12 महीना पानी उपलब्ध होता है। जबकि जो नदी हिमालय से नहीं निकलती है उस नदी में 12 महीना पानी उपलब्ध नहीं होता है, तो उस नदी को क्या बोला जाता है? तो उस नदी को बरसाती नदी बोला जाता है। इसका मतलब सिर्फ बरसात के समय में उस नदियों में पानी होता है, बाकी समय में या तो नदियाँ सूख जाती है या तो पानी की मात्रा बहुत ही कम होता है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, माही, इन सभी नदियों में जो है पानी बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है, जबकि बरसात के छोड़ के और समय में पानी या तो ना के बराबर होता है या तो सूख जाती है। ठीक है, या तो नदी सूख जाती है, तो इस नदी को बरसाती नदी बोला जाता है। भारत की जो नदियां हैं या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या तो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिमालय से पहले कौन सी नदी का निर्माण हुआ है। हिमालय से पहले कौन कौन सी नदी का निर्माण हुआ है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहला तो है सिंधु नदी, यहाँ पर लिख देते हैं। पहला है सिंधु नदी। ठीक है, पहला है सिंधु नदी। दूसरा है सतलज नदी और तीसरा आपके है ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, तो इन तीन नदी है, इसका निर्माण जो है हिमालय के बनने से पहले हुआ है। फिर से बोलते हैं, सिंधु, सतलज और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन तीनों नदियों का निर्माण जो है हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर ये गंगा नदी है जो हिमालय से निकल रही है। ये आपके यमुना है जो हिमालय से निकल रही है, जैसे कि चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है। ये जो नदियां हैं ये बरसाती नदी हैं, जबकि यमुना, गंगा, रामगंगा, गोमती, कोसी, ये जो नदियां आपके हैं ये 12मासी नदी हैं। ठीक है, ये 12मासी नदी हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गंगा का निर्माण जो है किन 2 नदियों के मिलने से होता है। तो आपको ध्यान रखना है, गंगा का निर्माण जो है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से होता है गंगा का निर्माण। और कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं भागीरथी और अलकनंदा नदी। इतना आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपके यहाँ पर जो इंडस नदी है, सियोक नदी है, सतलज नदी है। जो सतलज नदी है, ध्यान रखिएगा, जो सतलज नदी है हिमाचल प्रदेश में जो सिपकिला दर्रा है उससे भारत में प्रवेश करती है। फिर से बोलते हैं, सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में जो सिपकिला दर्रा है उससे भारत में प्रवेश करती है। बाकी यहाँ पर नदी आप देख लीजिएगा, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है और इधर आपकी सिंध है। इंडस को ही सिंध बोला जाता है हिंदी में। उसके बाद अब मेन चैप्टर शुरू होता है, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसे बोला जाता है? ठीक है, जैसे कि ये नदी हो गया। ठीक है, ये मेन नदी हो गया और जो इसके जो मेन नदी में आके जैसे गंगा हो गया, गंगा में बहुत सी नदियाँ आके मिलती है कि नहीं हैं? आके मिलती है ना, तो ये पूरे इलाकों क्या बोला जाएगा? अपवाह तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपवाह तंत्र बोला जाता है। तो इसमें पहला है
हिमालयी नदियों के बारे में समझिए। हिमालयी नदियों के बारे में समझना है। तो हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण है। हिमालय की जो नदियाँ हैं पूर्ववर्ती अपवाह की उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रही, अतः इनके द्वारा जो है गौर्ज, महाखड्डा आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ हैं सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन सभी नदियों के द्वारा जो है हिमालय में महान खड्डा का निर्माण किया गया है, गौर्ज का निर्माण किया गया है। ये खड्डा गौर्ज होता क्या है, जैसे कि मानिए कि ये हिमालय है, ठीक है, तो कोई नदी लगातार जो हिमालय है उसका कटाव कर रही है, तो इस तरीके से नदी आ रही है, तो पानी के माध्यम से क्या होगा, जो आसपास यहाँ पर जो नदी का मिट्टी है वो कट जाएगा, लगातार काटती रहेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गड्ढा बन जाएगा। इसी को गौर्ज या महाखड्डा भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला नदी है गंगा नदी। जो गंगा नदी है इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है गंगा नदी है। जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से जो है गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री हिमानी के गोमुख से जो है गंगा नदी निकलती है। और जो गंगा नदी है इसका अन्य नाम क्या है, तो पद्मा और मेघना इसका अन्य नाम है, ठीक है। पद्मा और मेघना इसका अन्य नाम है। और इसका जो अपवाह है पूर्ववर्ती है। इसका जो अपवाह है पूर्ववर्ती है, मतलब कि जो गंगा नदी है ये आपके पूरब की ओर बहती है और जाके कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जल कहाँ पर त्याग करती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा जो है संयुक्त रूप में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलने से बनता है। जो गंगा नदी का निर्माण है भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से है, गंगा नदी का निर्माण होता है। जो गंगा नदी है मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो कहाँ से गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से जो है, हरिद्वार के बाद जो है गंगा नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है, उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश कर जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है हुगली और मेघना नदियों के मध्य में। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है तो हुगली और मेघना नदियों के मध्य में बनता है। नेक्स्ट है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी इसका जो अपवाह है चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिला में जो है अलकनंदा नदी बहती है। इसका तटीय शहर कौन है, तो बद्रीनाथ इसका तटीय शहर है। देवप्रयाग में जो है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, इसके बारे में आपको बता भी चुके हैं। देवप्रयाग में जो है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से ही देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट नदी है मंदाकिनी नदी। इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो चौराबाड़ी ताल में जो है मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। जो मंदाकिनी नदी है इसका उद्गम कहाँ पर होता है, चौराबाड़ी ताल में जो है मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। इसका संगम जो है काली गंगा नदी से सोनप्रयाग में होता है। जो मंदाकिनी नदी है इसका संगम काली गंगा नदी से कहाँ पर होता है, तो सोनप्रयाग में होता है। और इसका अपवाह जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में है। इसका जो अपवाह है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में है। नेक्स्ट है तटीय शहर। तटीय शहर कौन है, तो केदारनाथ जो है इसका तटीय शहर है। तटीय शहर कौन है, तो जो मंदाकिनी नदी है इसका तटीय शहर केदारनाथ है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पर होता है, तो रुद्रप्रयाग में होता है। कहाँ पर होता है, रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा नदी के बारे में, जो अलकनंदा नदी है उसकी उत्पत्ति अलकापुरी स्थित संतोपथ शिखर के हिमनन से होता है। और जो कर्णप्रयाग है अलकनंदा और पिंडारी नदी का संगम स्थल है। जो कर्णप्रयाग लोकेशन है अलकनंदा और पिंडारी नदी का जो है संगम स्थल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान से आप लोग रिवीजन कीजिएगा और अपने साथ में मैप निकाल के जरूर रखिएगा सामने में, ताकि
जो लोकेशन बोले उसे आप लोग एक बार मैप में ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है कि गंगा की सहायक प्रमुख हिमालयी नदियाँ। तो गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है? तो पहला है यमुना नदी। इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो यमुनोत्री हिमानी में जो है यमुना नदी का उद्गम होता है। और जो यमुना नदी जो है कहाँ पर आके गंगा में मिलती है? तो आपको ध्यान रखना है, जो यमुना नदी है प्रयागराज में आके जो है गंगा से मिलती है। ये आपकी यमुना नदी है, ये यमुना है, और ऊपर वाला आपकी गंगा है। तो गंगा में आके जो यमुना नदी है कहाँ पर आके मिलती है? तो प्रयागराज में आके मिलती है। और जो यमुना है इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? तो चंबल है, बेतवा है, केन है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मिलाम हिमनद से। कहाँ से? मिलाम हिमनद से जो है शारदा नदी का उद्गम होता है। और जो शारदा नदी है इसका उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। कहाँ से? नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से। इसका अन्य नाम क्या है? तो नेपाल में इसे शारदा नदी को जो है गौरी गंगा बोला जाता है। नेपाल में भारत और नेपाल सीमा पर जो है काली नदी बोला जाता है शारदा नदी को। भारत और नेपाल के बीच में सीमा कौन सी नदी साझा करती है? तो काली नदी आपके भारत और नेपाल के बीच में जो है सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश में जो आपके गौरी गंगा है इसे शारदा नदी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में शारदा नदी बोला जाता है। और संगम किस में होता है? तो घाघरा नदी में जो है शारदा नदी आके मिल जाती है, बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश में। इस नदी को दोबारा देख लीजिए। जो शारदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नेपाल हिमालय के मिलाम हिमनद से इसका उद्गम होता है। नेपाल में गौरी गंगा बोला जाता है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी बोला जाता है। और उत्तर प्रदेश में इसे शारदा नदी बोला जाता है। शारदा नदी जो है किस नदी में आके मिलती है? तो घाघरा नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद है रामगंगा नदी। जो रामगंगा नदी है इसका उद्गम दूधाटोली श्रेणी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में जो है रामगंगा नदी का उद्गम होता है। और कहाँ पर होता है? तो दूधाटोली श्रेणी से होता है। दूधाटोली श्रेणी से होता है। और इसका संगम गंगा नदी में होता है। मतलब कि जो रामगंगा नदी है ये रामगंगा नदी है वो गंगा नदी में आके मिल जाती है। ठीक। नेक्स्ट है अन्य प्रमुख नदियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें है पहला सोन नदी। जो सोन नदी है ये बरसाती नदी है। ये आपके गंगा है और ये आपके यहाँ से अमरकंटक है। अमरकंटक से आपके सोन नदी निकलती है। जो सोन नदी है बरसाती नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक के पठार से जो है सोन नदी का उद्गम होता है। सहायक, ये गंगा की सहायक नदी है। और गंगा में जो है गंगा में जाके मिलती है दाएं तट पर। ये दाएं और बाएं तट क्या होता है? जैसे कि गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, तो इस तरीके से बह रही है, ठीक है। और आप अपना जिस भी दिशा में कोई नदी बह रही है उस दिशा में अपना मुंह करके आप खड़ा हो जाइए, ठीक है। तो गंगा नदी का बह रही यहाँ से निकल रही और ईस्ट की ओर बह रही है, तो अपना मुंह करके इस साइड खड़ा हो जाइए। तो आपका दाएं कौन होगा? आपका जो दायां हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, और बायां आपके उस साइड हो जाएगा, ठीक है, ये आपके दायां हो जाएगा। तो जो आपके सोन नदी है ये आपके दाएं तट पर जाके मिलती है गंगा से। और इसका संगम कहाँ पर होता है? तो पटना के निकट में जो है गंगा नदी में सोन नदी का संगम होता है। और जो सोन नदी है इसका बहाव उत्तर दिशा में है। इसका ये आपके नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जो आपके सोन नदी है ये नॉर्थ को जा रही है ना, तो जो नॉर्थ की ओर जा रही है, तो सोन नदी जो है उत्तर दिशा की ओर बहती है सोन नदी। और जलप्रपातों की श्रृंखला निर्मित करते हुए सोन नदी जो है गंगा में जाके मिलती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है दामोदर नदी। इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में जो है दामोदर नदी का उद्गम होता है झारखंड में। और संगम किस नदी में होता है दामोदर नदी का?
तो जो दामोदर नदी है हुगली नदी में आके मिलती है। कहाँ पर मिलती है? हुगली नदी में आके मिलती है। जो दामोदर नदी है ये भी आपके बरसाती नदी है। और जो दामोदर नदी इसकी विशेषता क्या है? तो अचानक बाढ़ आ जाना दामोदर नदी की विशेषता है। इसका जो दामोदर नदी है इसका उपनाम क्या है? तो इसे बंगाल का शोक या अभिशाप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस नदी में जो है अचानक बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण जान माल की हानि हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चंबल नदी। कौन है? चंबल नदी। इसका उद्गम कहाँ पर होता है? महू मध्य प्रदेश के निकट से जो है चंबल नदी निकलती है। जो चंबल नदी है किसकी सहायक नदी है? तो जो चंबल नदी है ये आपके यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और तटीय स्थल सवाई माधोपुर, धौलपुर जो है चंबल नदी का तटीय स्थल है। संगम जो है इटावा के निकट यमुना नदी से। चंबल नदी है इटावा के निकट यमुना नदी में जाके मिलती है। और आपको ध्यान रखना है ये आपके दाएं तट से जाके मिलती है यमुना में। ठीक है। तो इटावा के निकट जो है यमुना नदी से मिलती है चंबल नदी। और इसकी सहायक नदी कौन है? तो खारी इसकी सहायक नदी है। खारी आपके प्रमुख नदी है चंबल की सहायक नदी में। उसके बाद है गोमती नदी। जो गोमती नदी है इसका उद्गम, जो चंबल नदी था आपके बरसाती नदी था, गोमती नदी इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो गोमत ताल, फुलहर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में जो है गोमती नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदी कौन है? तो सई नदी इसकी सहायक नदी है। और इसका संगम जो है गंगा नदी से होता है। कहाँ पर? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जो है गोमती नदी का संगम होता है गंगा नदी से, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो जो कोसी नदी है हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। ये आपके बारामासी नदी है। इसका संगम जो है गंगा नदी से होता है। कहाँ पर? बिहार में इसका संगम होता है। और जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। क्यों बिहार का शोक बोला जाता है? क्योंकि जो कोसी नदी है लगातार रास्ता बदलती रहती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होता है। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को बोला जाता है। जैसे गंगा नदी है और यहाँ पर आपकी कोसी नदी आके मिलती है, इसे बिहार का शोक बोला जाता है। उसके बाद है गंडक नदी। ये भी आपके नेपाल हिमालय से निकलती है और इसका संगम गंगा नदी से होता है। सोनपुर पटना के नज़दीक में जो है गंडक नदी गंगा से आके मिलती है। जो गंडक नदी है ये भी आपकी बारामासी नदी है। इसमें 12 महीना पानी उपलब्ध होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ। जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करती हैं। बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है किस नदी को? तो कोसी नदी को जो है बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत कौन है? तो जो त्रिवेणी नहर है ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत क्या है? तो गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। राजस्थान कोटा के निकट गौर्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी जो है राजस्थान कोटा के निकट जो गौर्ज का निर्माण करती है। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन है? तो काली नदी जो है पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है कौन सी नदी? तो बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। अभी आप लोग सुने होंगे कि केन बेतवा प्रोजेक्ट, ठीक है, केन बेतवा को आपस में जोड़ा जाएगा एक नहर के माध्यम से। बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है तो मोरीबंद डेल्टा। बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद आपका है ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आप ब्रह्मपुत्रा नदी का मैप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी आपके तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से ब्रह्मपुत्रा नदी आपकी निकलती है। और तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसे जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी को नदी में। और भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सांगपो नदी। और जिसे
अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है और असम में ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है दिहांग नदी को। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में समझिए। तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ पर से होता है, तो जयाल चू पर्वत श्रेणी पूर्वी तिब्बत से जो है लोहित नदी का उद्गम होता है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश और असम है। मतलब कि जो जो लोहित नदी है वो आपके अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। अपवाह क्षेत्र समझे कि नहीं, अपवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्य है इसका, तो अरुणाचल प्रदेश और असम में लोहित नदी का अपवाह क्षेत्र। आप सभी लोग मैप खोले हुए हैं तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा कि जो लोहित नदी कहाँ पर है। उसके बाद है सुबनसिरी नदी, इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो हिमालय क्षेत्र से जो है सुबनसिरी नदी का उद्गम होता है और इसका अपवाह क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, चीन का क्षेत्र में इसका आपके बहाव होता है। इसका मतलब अपवाह क्षेत्र है। तिब्बत पर तब तो चीन का अधिकार है तो तिब्बत चीन बोला जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश में जो है सुबनसिरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए सुबनसिरी नदी आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए आपके सुबनसिरी नदी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग के पास अगर मैप है तो आप लोग मैप खोल के जरूर देखिएगा सारी नदियों का लोकेशन, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो यांगसी ग्लेशियर पश्चिमी तिब्बत से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। इसका अपवाह जो है हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे कि आपके हिमालय है तो इस प्रकार से बहते हुए जाकर अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। मतलब अरुणाचल प्रदेश से भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है प्रवेश करती है। इसका अन्य नाम क्या है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश भारत में जो है जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो जयमोली नदी, तीस्ता नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, सुबनसिरी नदी, धनश्री, दिहांग, दिबांग, संकोश, पगलादिया, जिया भरेली, लोहित आदि नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं। तो इन सभी नदियों को आप लोग एक बार एटलस में ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट नदी है बराक नदी। तो जो बराक नदी है इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो मणिपुर पहाड़ी में जो है बराक नदी का उद्गम होता है। बराक नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, तो मणिपुर पहाड़ी में जो है बराक नदी का उद्गम होता है। इसका जो अपवाह है मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में होता है। मतलब जो बराक नदी है मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है आगे आपके बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है और फिर बाद में गंगा से मिल जाती है और लास्ट में बंगाल के खाड़ी में आपकी मिल जाती है। जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर अपना पानी को गिरा देती है ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी का निकास कहाँ पर होता है, तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है इसका निकास जो है बंगाल की खाड़ी में होता है। जो गंगा नदी है इसका भी निकास कहाँ पर होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है। उसके बाद इधर है सिंधु नदी, ठीक है। जो सिंधु नदी ये कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट है तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियाँ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में कि जो तिब्बत पठार है वहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती हैं, तो सालबिन नदी, यांगटीसी नदी जिसे चेंग जियांग बोला जाता है, हांगहो नदी जिसे पीत नदी भी बोला जाता है, सिंधु नदी,
सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी, ये सारे नदियाँ जो है तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियाँ हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसे देख लीजिए। पहला पॉइंट है कि आरलुंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है किस नाम से? तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है यारलुंग जंगबो नदी को। सिक्किम स्थित खांगचुंग छो, सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदीय झील से छिम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है, तो उसका नाम क्या है? उसे तीस्ता नदी बोला जाता है। दोबारा देखिएगा, सिक्किम स्थित जो है खांगचुंग छो हिमनदीय झील से छोम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है, उसे बाद में तीस्ता नदी बोला जाता है। थोड़ा नाम अजीब सा है, ठीक है। असम घाटी में गुफित जलमार्ग बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में जो है गुफित जलमार्ग बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है कि तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है, तो कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकांग नदियाँ। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा, तिब्बत से उद्गमित होकर अपनी ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है, मतलब कि जो हिमालय है उसके समानांतर प्रवाहित होती है, और संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। तो कौन कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इरावदी नदी है और मेकांग नदियाँ हैं। इन सभी को आप लोग मैप में ज़रूर चेक किया कीजिएगा, तभी आपको ढंग से याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि देखिए, हम प्रयास करेंगे कि बाद में इसे आप लोग देख लीजिए इस वीडियो को, और एक ऐसा वीडियो लाया जाएगा जिसमें सिर्फ मैप के माध्यम से सारे नदियों को मार्क किया जाएगा, वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तब तक इसे आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है कि भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है, तो कौन सी नदी आपके भारत में प्रवेश से पूर्व आपके एक यू टर्न लेती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी लेती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण बंगाल का अभिशाप के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो बंगाल के अभिशाप के नाम से जो है दामोदर नदी को जाना जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को जाना जाता है। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। इसका पहले हिमालय की जितनी भी नदियां थी उन सभी नदियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले एक बार आप रिवीजन कर लीजिए सारे नदियों का। तो यहाँ पर 5 जो नदी है इसके बारे में समझिए। तो ये आपके सिंधु नदी है, ये कहाँ गिरती है? ये आपको निकलती है तिब्बत से और गिरती है अरब सागर में। कहाँ पर? अरब सागर में जाके गिरती है। उसके बाद ये सतलज नदी है। सतलज की सहायक कौन सी नदी है? तो ब्यास है, ठीक है। और ऊपर में देखिए झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज है। तो आपको इसमें नॉर्थ से साउथ नदी को याद रखना है कि सबसे ऊपर में कौन है? सिंधु है, उसके बाद झेलम है, चिनाब है, रावी है, उसके बाद ब्यास है, फिर सतलज है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। जो सिंधु नदी और सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये तीनों आपके तिब्बत से निकलता है। लेकिन इन तीनों नदी की एक खासियत क्या है कि जो तीनों नदी है, इन तीनों नदी का निर्माण जो है हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। उसके बाद यमुना नदी है जो गंगा में जाके प्रयागराज में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा। जो गंगा है इसकी सहायक नदी रामगंगा, गंडक, सोन, कोसी इत्यादि नदियां हैं। और बाद में जो गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये लूनी नदी है, इसके बारे में आगे देखेंगे। ये अरावली पहाड़ी से निकलती है और रन के कच्छ में समा जाती है लूनी नदी। उसके बाद है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, उसके बाद है स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक बोला जाता है। क्यों शोक बोला जाता है? क्योंकि दामोदर नदी गंदा भी बहुत ज़्यादा है और इसमें एकाएक आपके बाढ़ भी आ जाता है। ये हुगली में जाके दामोदर नदी मिल जाती है। कोयल नदी, महानदी,
गोदावरी नदी, जो गोदावरी नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो मंजरा है, पेनगंगा है, वर्धा है, इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी कहाँ पर गिरती है? तो गोदावरी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं ये आपके जाके अरब सागर में गिरती हैं। और आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा और ताप्ती जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सारे नदियाँ आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो भीमा, तुंगभद्रा ये आपके कृष्णा की सहायक नदी हैं। उसके बाद है उत्तर पेन्नार नदी, दक्षिण पेन्नार नदी, बेगई नदी, ये सारी नदी कहाँ पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें एक बात को आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो आपके डेल्टा का निर्माण करती हैं, वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि जो नदी अरब सागर में गिरती है वो आपकी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो एक आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। जो भी नदी आपके कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में, तो ये आपके अरब सागर है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यहाँ पर बताया गया है कि जो नदी अरब सागर में गिरती है वह ज्वारंदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। ज्वारंदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है, जैसे कि नर्मदा, तापी, माही। ध्यान रखिएगा जो माही नदी है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर से बोलते हैं, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी भी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसे नोट कीजिएगा। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और माही है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। इसमें प्रमुख नदी कौन कौन है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। जो अमरकंटक चोटी है मैकाल पर्वत में स्थित है। इसका बहाव जो है भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है, भ्रंश घाटी में। यहाँ पर आप समझिए कि ये आपके भारत का मैप है। और जो नर्मदा नदी है आपके पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा के ऊपर जो है विंध्यन रेंज है। नर्मदा के ऊपर जो है नॉर्थ में जो है, ऊपर ने नॉर्थ इसे बोलेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ में आपके विंध्यन रेंज है और साउथ में जो है सतपुरा रेंज है और बीच में आपकी नर्मदा नदी है। तो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है नर्मदा नदी, इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई कितना है? तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जल ग्रहण क्षेत्र जो है 98,796 वर्ग किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और इसकी विशेषता क्या है? तो ज्वारंदमुख का निर्माण करता है, मतलब कि जो एस्चुरी का निर्माण करता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। नर्मदा नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करता है। और कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी आपकी गिरती है। जो नर्मदा नदी है इस पर धुआंधार जलप्रपात है, बहुत फेमस जलप्रपात, इसे नोट कीजिएगा। जबलपुर के निकट आपके मध्य प्रदेश में जो है धुआंधार जलप्रपात आपके स्थित है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी। इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो बैतूल जिला के मुल्ताई के निकट सतपुरा पहाड़ियों से जो है ताप्ती नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर ऊपर में कौन था? नर्मदा नदी। और नर्मदा के नॉर्थ में विंध्यन रेंज था, विंध्यन रेंज। और साउथ में जो है सतपुरा रेंज था। सतपुरा रेंज के नीचे में जो है ताप्ती नदी है। सतपुरा रेंज के नीचे में आपकी ताप्ती नदी है, जो आपके नर्मदा नदी थी। नर्मदा नदी ध्यान रखिएगा ये 2 राज्यों से होकर बहती है, एक आपके मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात। मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात। जो ताप्ती नदी है इसकी लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई 724 किलोमीटर लगभग है। और कितने राज्यों से होकर जो ताप्ती नदी है ये गुजरती है? तो जो ताप्ती नदी है ये आपके 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ये मैप आपके गलत बना हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बनाया गया था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से आपके ताप्ती नदी बहती है और जाके कहाँ पर गिरती है?
तो आपको ध्यान रखना है अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी, और जो ऊपर में नर्मदा थी ये भी आपके अरब सागर में ही गिरती है। ये दोनों नदियाँ आपको ध्यान रखना है कि ज्वारंदबुक का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का निर्माण करती है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है गोदावरी नदी। जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और जो गोदावरी नदी है, जो गोदावरी नदी है, यहाँ पर एक मिनट, ये गोदावरी नदी है और कहाँ पर जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है गोदावरी नदी। और इसका जो अपवाह क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में लगभग 50% है। जो गोदावरी नदी है ज़्यादातर किस राज्य में बहती है, ज़्यादातर जो अपवाह क्षेत्र है, जैसे कि जो गोदावरी नदी हो गया, ठीक है, जो गोदावरी नदी हो गया, और इसके जो भी सहायक नदियां होते हैं सारे इसके अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, रिवर सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो जो गोदावरी नदी है तो इसके जो भी आपके सहायक नदियां हैं ज़्यादातर आपके कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है। मतलब कि जो अपवाह क्षेत्र है गोदावरी नदी का ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पुडुचेरी में जो है जो गोदावरी नदी है इसका अपवाह क्षेत्र का विस्तार है, ठीक है। इसका अपवाह क्षेत्र का विस्तार है। जैसे कि आपको फिर से बताते हैं कि जो गोदावरी की सहायक नदी जैसे कि पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, बेनगंगा, इन सभी नदियों को मिलाकर जो है अपवाह क्षेत्र बनता है। जैसे कि मेन तो नदी आपकी हो गई गोदावरी, और इसके जो भी सहायक नदियां हैं उन सभी को लेकर क्या बोला जाता है, अपवाह क्षेत्र बोला जाता है। तो अपवाह क्षेत्र का जो है महाराष्ट्र में 50% भाग आपके स्थित है गोदावरी नदी का। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पुडुचेरी में भी आपके अपवाह क्षेत्र का विस्तार है गोदावरी नदी का। जो गोदावरी नदी है इसके सहायक नदी कौन कौन सी है, तो पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा है, इंद्रावती है और बेन गंगा है। इसका जो अपवाह तंत्र है प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बृहद है, मतलब कि सबसे बड़ा है। जो इसका अपवाह तंत्र है प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा इसका अपवाह तंत्र है। इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 1465 किलोमीटर आपकी जो गोदावरी नदी है इसकी लंबाई है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत है इसकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, तो प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक कौन है, पश्चिमी घाट है। ये कैसे है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो जो ज़्यादातर बारिश होता है आपके जो ये पश्चिमी घाट है इसका पश्चिमी इलाके में ही होता है। जो पूर्वी इलाका में बारिश बहुत कम होता है, ये आपके वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक कौन है, तो पश्चिमी घाट आपके मुख्य जल विभाजक है। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो नर्मदा नदी है। कौन नदी है, नर्मदा नदी है। और जो नर्मदा नदी है इसकी लंबाई कितना है, तो इसके अंदर जो लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितना है, 1312 किलोमीटर आपकी नर्मदा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी घाटी स्थित है। जो नर्मदा नदी घाटी है वो आपके स्थित है, तो विंध्याचल उत्तर दिशा में, सतपुड़ा दक्षिण दिशा में, पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है आपकी नर्मदा नदी घाटी। नेक्स्ट है अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। तो कौन जानी जाती है, गोदावरी नदी को जो है अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है मैसूरू, बंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान की जाती है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात से आपके विद्युत प्रदान की जाती है, जो कावेरी नदी पर आपके स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। ऊपर में आपके था गोदावरी और गोदावरी के नीचे में आपके है कृष्णा नदी। तो जो आपकी कृष्णा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र पश्चिम घाट से जो है कृष्णा नदी का आपके उद्गम होता है। कहाँ से होता है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से जो है कृष्णा नदी का आपके उद्गम होता है, ठीक है। जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से जो है कृष्णा नदी का आपके उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितना है, तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है।
और जो आपकी कृष्णा नदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो तुंगभद्रा है, कोयना है, मालप्रभा है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा, ये आपके जो नदियां हैं कृष्णा की सहायक नदी हैं। जो कृष्णा नदी है कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर लिखा गया है मोहाना माउंट जो है बंगाल की खाड़ी में, जो आपकी कृष्णा नदी है कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है कृष्णा नदी का अपवाह क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य आपके वर्ष 1957 से जो है इस पर विवाद है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य वर्ष 1957 से आपके जो कृष्णा नदी है इस पर आपके विवाद है। नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी। जो कावेरी नदी है, यहाँ पर ऊपर में था गोदावरी, उसके बाद कृष्णा और नीचे में आपके कावेरी। कावेरी नदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका उद्गम कहाँ पर होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग, कर्नाटक से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो गोदावरी थी इसकी लंबाई कितना था? तो जो गोदावरी नदी थी इसका लंबाई 1465 किलोमीटर है। जो कृष्णा है इसका लंबाई कितना था? तो 1400 किलोमीटर था। और जो कावेरी है इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। मोहाना, तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में आपकी कावेरी नदी गिरती है। अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में इसका अपवाह क्षेत्र है। विशेष तथ्य क्या है? तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करता है कावेरी नदी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी नदी करती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी करती है। सहायक नदी कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी, हेमावती, काबनी। ये 4 इंपॉर्टेंट आपकी कावेरी की सहायक नदी हैं। जलप्रपात तो शिव समुद्रम, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर ही स्थित है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो आपके कावेरी नदी पर ही स्थित है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है महानदी। ठीक है, महानदी के बारे में समझिए। यहाँ पर था, आप देख चुके हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जो गोदावरी है इसके ऊपर में जो है महानदी है, इसके ऊपर में जो है महानदी है। ठीक है, तो जो महानदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सिहावा पहाड़ी धमत्री जिला छत्तीसगढ़ से जो है महानदी का उद्गम होता है। फिर से बोलते हैं, जो महानदी है इसका उद्गम सिहावा पहाड़ी धमत्री जिला छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है। जो महानदी है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो शिवनाथ, हसदेव, ईब और तेल महानदी की सहायक नदियां हैं। और इसका अपवाह जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। जो महानदी है इसका अपवाह जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, जो महानदी है 2 राज्यों से होकर 2 राज्यों में आपकी बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और साथ ही आपको ध्यान रखना है जो महानदी है इसकी लंबाई कितना है? तो 851 किलोमीटर जो है महानदी की लंबाई है। 851 किलोमीटर आपकी महानदी की लंबाई है। डेल्टा का निर्माण जो है पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में आपकी गिरती है। और आपको ध्यान रखना है कि जो महानदी है डेल्टा का निर्माण करती है और पारादीप के निकट जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी। जो महानदी है इस पर एक बांध है, हीराकुंड बांध, आपको नोट करना है। हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर स्थित है? तो जो हीराकुंड बांध है महानदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है। तो कौन सी नदी बनाती है विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी? तो सेंट लॉरेंस नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है। जो सेंट लॉरेंस नदी है कनाडा, यहाँ पर एक मिनट रुक जाइए। जो कनाडा है, कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा का साझा कर, ऊपर में कनाडा है, ठीक है, और नीचे में आपके यूएसए है। तो कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा
साझा या सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। और कहाँ पर गिरती है? तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। तो आपको ध्यान रखना है, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? तो सेंट लॉरेंस नदी आपकी बनाती है। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी बनाती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियाँ अपवाह तंत्र रखती है। दक्षिण भारत की नदियाँ अपवाह तंत्र रखती हैं। तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र, कैसी? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। केरल से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी हैं। केरल से जो है आपके केरल यहाँ पर है, और इसके पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन है? तो पामबार, भवानी और कवानी। पामबार, भवानी और कवानी जो नदी है केरल के पूर्व में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है, गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात नदी घाटी का संबंध है। तो चंबल नदी जो है अपनी गहरी खड़ भूमि के लिए विख्यात है, जिसे चंबल घाटी भी बोला जाता है, जहाँ पर पहले डाकू लोग जाके छिपते थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो गोदावरी नदी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो गोदावरी नदी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। पहला कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। पहला कौन है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है अन्य प्रमुख नदियों के बारे में देखिए। तो इसमें पहला नदी है सतलज नदी। सतलज नदी का लोकेशन आप सभी लोग देख चुके हैं। जो सतलज नदी है ये कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से निकलती है? तो राकसताल, मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के निकट से जो है सतलज नदी निकलती है। ये भारत में प्रवेश करती है। तो सिपकिला जो दर्रा है उसके माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। जो सिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सिपकिला दर्रा के माध्यम से ही जो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसका संगम जो है सिंधु नदी है। और कहाँ पर? मिठनकोट, पाकिस्तान में जो है सतलज नदी जो है सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। जो सतलज नदी है इसकी लंबाई कितना है? तो इसकी जो लंबाई है 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो सतलज नदी है इसका निर्माण जो है हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था। नेक्स्ट है कोसी नदी। नेक्स्ट आपके है कोसी नदी। इसका जो उद्गम है ये कहाँ पर होता है? तो गोसाई थान के उत्तर से जो है पूर्वी नेपाल में जो है कोसी नदी का उद्गम होता है। जो कोसी नदी है इसका उद्गम जो ये गंगा है, ये आपके नेपाल हिमालय यहाँ से आपके निकलता है। तो गोसाई थान के उत्तर से जो है पूर्वी नेपाल से जो है कोसी नदी निकलती है। और जो कोसी नदी है इसकी लंबाई कितना है? तो कोसी नदी का लंबाई जो है 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी विशेषता क्या है? तो आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है कोसी नदी। जो कोसी नदी है, कोसी नदी अपने रास्ता बदलने के लिए भी जाना जाता है। इसकी धाराएं जो है 7 धाराएं हैं। प्रमुख आपके जो हैं अरुण है, 7 आपकी इसकी धाराएं हैं। और प्रमुख एवं अरुण आपकी इसकी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। इसकी जो कितने धाराएं हैं? 7 धाराएं हैं। और प्रमुख कौन है? तो प्रमुख और अरुण जो आपकी इसकी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। और इसका अन्य नाम क्या है? जो कोसी नदी है इसका अन्य नाम, इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है कोसी नदी को। और इसका संगम कहाँ पर होता है? गंगा नदी से। तो गंगा नदी से जो आपके मिलती है कोसी नदी कहाँ पर? भागलपुर बिहार में। से नोट कीजिएगा बीपीएससी के जो भी स्टूडेंट हैं। तो जो आपके कोसी नदी है ये किस डिस्ट्रिक्ट में आके गंगा से मिलती है? तो भागलपुर में आपके जो है आके गंगा से मिल जाती है। और आपको ध्यान रखना है जो कोसी नदी है, जो कोसी नदी है ये 12मासी नदी है। ये आपके 12मासी नदी मतलब कि 12 महीना इसमें आपके पानी उपलब्ध होता है। इसका पहले आप लोगों ने देखा होगा महानदी, ये बरसाती नदी थी। गोदावरी ये भी बरसाती नदी थी। कृष्णा ये भी बरसाती, कावेरी ये भी बरसाती नदी थी। नेक्स्ट है दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है इसका उद्गम स्रोत है छोटा नागपुर का पठार। तो जो दामोदर नदी है कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और अपवाह जो है यह भ्रंश घाटी में बहती है दामोदर नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी, जमुनिया नदी, बरकी आदि जो नदियां हैं दामोदर की सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई कितना है? तो 592 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है। और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि भारत के रूर के नाम से भी जाना जाता है दामोदर नदी को। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के रूर के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को जाना जाता है। दामोदर नदी से जो है एडन नहर भी निकलती है। जो दामोदर नदी है यहाँ से एडन नहर भी निकलती है। और 1938
1938 में जो है एडन नहर आपकी बना था। तटीय स्थल जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के किनारे कौन सा लोकेशन स्थित है? तो राजरप्पा शक्तिपीठ जो बहुत ही प्रसिद्ध है हिंदू धर्म के लिए, राजरप्पा शक्तिपीठ जो है दामोदर नदी के तट पर ही स्थित है। दामोदर और भैरवी नदी का संगम पर जो है राजरप्पा नदी आपके स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, और आपको ध्यान रखना है कि जो आपके, एक सेकेंड, ये कहाँ गया, जो दामोदर नदी है ये किस नदी में जाके मिलती है, मतलब इसका संगम जो है किस नदी से होता है? तो जो दामोदर नदी है इसका संगम हुगली नदी से होता है। दामोदर नदी का संगम जो है हुगली नदी से होता है। नेक्स्ट है हगरी नदी। हगरी नदी, हंगरी नहीं, हगरी नदी, इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो पश्चिम घाट श्रेणी से जो है हगरी नदी का उद्गम होता है, और इसका जो अपवाह क्षेत्र है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र है। जो हगरी नदी है किस नदी में जाके मिलती है? तो तुंगभद्रा नदी में जाके मिलती है। किस नदी में? तुंगभद्रा नदी में जाके मिलती है। उसके बाद है झेलम नदी। जो झेलम नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बेरीनाग झील पीर पंजाल से जो है झेलम नदी का उद्गम होता है। बेरीनाग झील पीर पंजाल से जो है झेलम नदी का उद्गम होता है। और जो झेलम नदी है किस नदी में जाके मिलती है? तो चेनाब नदी में जाके झेलम नदी मिलती है। चिनाब नदी में जाके जो है झेलम नदी मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो जो आपकी झेलम नदी है इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, जो जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो किशन गंगा जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। श्रीनगर आपके प्रमुख शहर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर जो है श्रीनगर जो प्रमुख शहर है जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। फिर से बोलते हैं, श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद है लूनी नदी के बारे में समझिए। जो लूनी नदी है इसका उद्गम दक्षिण पश्चिम अजमेर अरावली पर्वत से जो है लूनी नदी का उद्गम होता है। जो लूनी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो दक्षिण पश्चिम अजमेर अरावली पर्वत से लूनी नदी का उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी विशेषता क्या है? तो कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में आपके जो लूनी नदी है विलुप्त हो जाता है। कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में जो है लूनी नदी आपकी विलुप्त हो जाता है। कुछ नदियों को आप देख लीजिए, ये आपके सियोक रिवर है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। ये आपके जास्कर रिवर है। ये दोनों सियोक रिवर और जास्कर जो रिवर है किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु इंडस की सहायक नदी है। एक काबुल नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके सिंधु की सहायक नदी है। उसके बाद है गिलगिट रिवर, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये भी आपके सिंधु की सहायक नदी है। जो सियोक रिवर, जास्कर रिवर, गिलगिट रिवर, ये सारे जो नदियाँ हैं कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट नदियाँ आपकी है स्पीति रिवर। स्पीति रिवर जो कहाँ पर बहती है? तो हिमाचल प्रदेश में बहती है। उसके बाद है काली रिवर। जो काली रिवर है भारत और नेपाल के बीच में सीमा साझा करती है, और इसे भारत में जो काली रिवर को शारदा नदी बोला जाता है। और जो शारदा नदी है किस नदी में मिलती है भारत में? तो घाघरा नदी में आके मिल जाती है। तो देखिए सियोक नदी के बारे में। जो सियोक नदी है इसका उद्गम कहाँ पर होता है? तो रीमो हिमानी से जो है सियोक नदी का उद्गम होता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो मृत्यु की नदी भी बोला जाता है। सियोक नदी को काराकोरम क्षेत्र में आपके स्थित है। संगम, इसका जो संगम है सिंधु नदी में होता है। उसके बाद है जास्कर नदी। इसका उद्गम जो है सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा से होता है। जास्कर नदी का उद्गम निर्मित संरचना एक गहरे गॉर्ज में बहती है। जास्कर श्रेणी में गहरे आपकी गॉर्ज गहरे खड्डा का निर्माण करती है। संगम जो है सिंधु नदी से होता है। और कहाँ पर? नेमू के समीप में। नेमू एक लोकेशन का नाम है। इसकी लंबाई कितना है? तो 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद है स्पीति रिवर। जो स्पीति रिवर है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कुजुम दर्रा से स्पीति रिवर का उद्गम होता है। और इसका अपवाह लगभग आपके 60 मील है। और इसका जो संगम है किस नदी से होता है? तो सतलज नदी से आपकी जाके मिलती है स्पीति नदी। सतलज नदी से जो आपके नामगिया गांव के पास किन्नौर जिला
हिमाचल प्रदेश में आपकी सतलज नदी से जाके मिलती है स्पीति रिवर। उसके बाद है काली नदी, इसका उद्गम जो है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिगगी गांव से आपके होता है, जो कर्नाटक में स्थित है एक काली रिवर। और इसकी मुहाना जो है अरब सागर में स्थित है और लगभग आपके 184 किलोमीटर आपकी लंबा है। जो काली एक नदी था, एक जो काली नदी था जो आपको बताए थे नेपाल वाला, वो अलग नदी है, और ये जो काली नदी है ये अलग नदी है। ये जो काली नदी है पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिगगी गांव से निकलता है और कहाँ पर जाकर गिरता है, तो अरब सागर में जाके ये गिरता है। और लगभग इसकी जो लंबाई है 184 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जो आपको यहाँ पर बताया गया था, ये जो काली रिवर था, काली नदी था, जिसे भारत में आपके शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संकोश नदी, इसका उद्गम जो है उत्तरी भूटान में होता है और पश्चिम बंगाल और असम के मध्य सीमा निर्धारित करती है संकोश नदी। और इसका संगम जो है ब्रह्मपुत्रा नदी में होता है, मतलब कि जो संकोश नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी में जाके मिल जाती है असम और बांग्लादेश के समीप में। नेक्स्ट है माही नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में माही नदी का उद्गम होता है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में इसका अपवाह क्षेत्र है। और कहाँ पर गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। और जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है मीठी नदी, इसका उद्गम जो है बिहार झील मुंबई से जो है मीठी नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई 18 किलोमीटर है। और मुहाना अरब सागर में गिरती है मीठी नदी माहिम खाड़ी के समीप, माहिम खाड़ी के समीप। नेक्स्ट है कपिली या कोपली नदी, कपिली या कोपली नदी, इसका उद्गम जो है मेघालय के पठार से होता है, आपके ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। और तटीय शहर कौन है, तो कामरूप नगर जो है, कामरूप नगर जो है कपिली या कोपली नदी की तट पर स्थित है। जो कामरूप नगर है कपिली या कोपली नदी के तट पर आपकी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है झेलम और रावी नदियाँ पाकिस्तान में झंग के निकट मिल जाती है चिनाब नदी से। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है दामोदर नदी। ध्यान रखिएगा, गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच में जो है जैविक मरुस्थल बन गई है दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच में। नेक्स्ट है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है तो चंबल है। कौन है अध्यारोपित नदी का उदाहरण, कौन सी नदी है, तो चंबल नदी है। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है तो कौन सी नदी है, तो लूनी नदी है। वह नदी जिसके ऊपरी भाग में तो मीठा जल परंतु निचले भाग में जो है खारे जल का प्रवाह मिलता है तो लूनी नदी में। त्रिवेणी नहर का जल स्रोत कौन है, तो गंडक नदी है। नेक्स्ट है संस्थाल परगना का दुमका का हिजला मेला आयोजित होता है तो मयूराक्षी नदी के तट पर, मयूराक्षी नदी के तट पर होता है। तो नदी से संबंधित सारे पॉइंट को डिस्कस कर दिया गया है।